नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो कि आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा ही कॉमन डिजीज़ है, यानी कि मेल बॉडी में यानी पुरुषों के शरीर में ये बहुत ही सामान्य यानी कि कॉमन बीमारी बन चुकी है और वो है BPH यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, इस वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे कि ये बीमारी जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड की है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड अखरोट खाया होगा अपने, अखरोट के आकार का वॉलनट शेप्ड एक ऑर्गन है। ठीक है, जिसका काम क्या होता है, फ्लूइड सिक्रीशन का। ठीक है, फ्लूइड सिक्रेट करता है, फ्लूइड सिक्रेट करके और फिर क्या, एक सीमेन का समझिए तो एक कंपोजिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो कि कहें तो रिप्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी है, फर्टिलिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो कहाँ होता है, तो ब्लैडर और पेल्विस के बीच में होता है। ठीक, और इसका काम देखें तो काम हमने जान लिया। और ये एक ऐसा ग्लैंड है जो कि अगर बड़ा हो गया तो वो ब्लैडर पे भी प्रभाव डालेगा, प्लस में जो यूरेथ्रा है यानी पेशाब की नली है उस पर भी दबाव डालेगा। तो इससे काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। जिस भी पुरुष को ये दिक्कत हो रही है उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग इस वीडियो में मेनली देखेंगे कि BPH होता क्या है, किस कारण से होता है और किन पुरुषों को ये ज़्यादा हो सकता है, यानी रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं और इसके क्या क्या लक्षण होंगे, किस तरह की जांचें आप करवा सकते हैं जिससे पता चले कि किसी को BPH हो रखा है यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो रखा है, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। सबसे पहले BPH यानी इसका फुल फॉर्म होता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। ये क्या है, नॉन कैंसरस है। नॉन कैंसरस क्यों है, क्योंकि ये मैलिग्नेंसी कॉज नहीं कर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, पूरे बॉडी में नहीं स्प्रेड होगा। ये क्या है कि पुरुषों के शरीर में होती हैं। ठीक है, मेनली मेल को होता है क्योंकि मेल बॉडी में ही तो प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। फिर क्या है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड जब बड़ा हो जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है उसका, तो हम लोग कहते हैं कि ये हाइपरप्लेजिया हो गया। हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी, आपने 2 वर्ड सुना होगा। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि सेल की संख्या बढ़ती है यानी सेल का नंबर इंक्रीज करता है, लेकिन हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि सेल का साइज बढ़ता है। एक का साइज बढ़ना और एक की संख्या बढ़ना, यानी फैमिली मेम्बर में अभी 1 लोग है लेकिन वो 4 हो गए, तो वो है नंबर, संख्या बढ़ना। और वही है कि एक इंसान है, पहले 10 किलो का था अब 50 किलो का हो गया, यानी उसका साइज बढ़ा, मोटापा बढ़ा। ठीक है, तो इसी तरह की कंडीशन इसमें भी है। हाइपरप्लेजिया में क्या है कि वो मोटा हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ये एक ऐसी स्थिति है, ऐसी कंडीशन है जिसमें कि प्रोस्टेट ग्लैंड का जो टिश्यू होता है, जो उत्तक होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही ओवर ग्रोथ करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ही बढ़ने लगते हैं। और ये जो अगर कोई भी बढ़ता है, ठीक है, यानी कि मेरा अगर वज़न बढ़ रहा है और किसी के पैर पे हम रख दें तो उस पर दबाव पड़ेगा। ठीक है, आप कहीं पे पाइप है और उस पर आप बाल्टी रखे हुए हैं, पानी भर रहे हैं, तो पाइप जो है वो थोड़ा सा चपटा हो जाएगा, उस पर जो है फ्लो जो है पाइप से वो कम हो जाएगा। उसी पाइप और बाल्टी के थ्रू आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बड़ा हो रहा है, तो यूरेथ्रा पे वो प्रेशर डाल रहा है, और ये जो पेशाब की थैली है यानी ब्लैडर है उस पर भी प्रेशर डाल रहा है। और जो यूरेथ्रा है यहाँ पे क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, यानी वो पतला हो जाएगा, यानी वो चपटा हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है, वो सिकुड़ रहा है, कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा। तो इससे क्या होगा कि यूरिन अच्छे से पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, यूरिन अच्छे से पास क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो रास्ता ही पतला हो गया। हो सकता है ज़्यादा हो तो रास्ता ही बंद हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो कि BPH में देखने को मिलती हैं। आगे अब जानेंगे कि क्या क्या कारण हैं। अगर हम लोग इसका कारण देखें तो मेनली कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कारण स्पेसिफिक पता है। ठीक है, तो कारण इसका अननोन है अभी, लेकिन कहा जाता है कि उम्र के साथ
यानी 40 से अगर ऊपर किसी का उम्र हो रहा है, बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो थोड़ा सा साइज़ में बढ़ जाए या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ बीपीएच, यानी कि दादा परदादा को भी अगर बीपीएच हो रखा तो ज़्यादा चांसेज होती हैं कि जो आगे के बच्चे आएंगे और वो मेल होंगे, अगर पुरुष होंगे तो उनमें ज़्यादा चांसेज होती हैं कि बीपीएच हो, ठीक है। यानी फैमिली हिस्ट्री में, यानी फैमिली हिस्ट्री का मतलब क्या है, जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये जीन के थ्रू आगे बढ़ रहा है। एक चांसेज होता है कि अगर घर में किसी को डायबिटीज़ की दिक्कत है, हाइपरटेंशन की दिक्कत है, तो आगे चल के हो सकता है कि उनके बच्चे को ये बीमारी हो जाए। तो वैसे ही ये भी है, बीपीएच भी अगर किसी को हो रखा है ये बीमारी, तो चांस होता है कि आगे के जो बच्चे हैं जो कि मेल हों यानी बॉयज़ हों, तो उन लोग को ये बीमारी हो जाए, ठीक है। T2DM यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जिसको हुआ है, जिन पुरुषों को ये शुगर की बीमारी है, वो भी टाइप 2 वाली, तो उनको ज़्यादा चांसेज होती हैं कि बीपीएच हो जाए, ठीक है। जो बहुत मोटे हैं, जिनको हार्ट की दिक्कत है, हार्ट से जुड़ी बीमारी है, अच्छे से खून का बहाव शरीर में नहीं हो पा रहा, सर्कुलेटरी डिजीज़ है, कुछ कहीं कुछ ब्लॉकेज है, ठीक है। अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, यानी पेनिस का अगर अच्छे से इरेक्शन नहीं हो पा रहा है, कुछ दिक्कत है, तो इसमें प्रॉब्लम है, तो बीपीएच होने की चांसेज होती हैं। कुछ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है, खान पान, ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करना, ज़्यादा हाइजीनिक तरीके से ना रहना, इन्फेक्शन, बार बार यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाना, साफ़ सफाई से नहीं रहते हैं, खान पान नहीं करते हैं अच्छे से, ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ लाइफ स्टाइल इश्यू हैं जिसके कारण बीपीएच होने की चांसेज होती हैं। इसके बाद हमारा साइन एंड सिम्टम्स हैं, जिसमें कुछ हम लोग लक्षण जानेंगे। अगर किसी को बीपीएच हो रखा है तो उनको किस तरीके के लक्षण आएंगे। तो पहला है यूरिनरी फ्रिक्वेंसी, जिसमें है 8 और मोर टाइम्स अ डे, यानी एक दिन में अगर 8 से ज़्यादा बार अगर बाथरूम लग रहा है, बार बार अगर बाथरूम जाने का ये हो रहा है, बार बार अगर पेशाब लग रही है, तो चांसेज हैं कि आपको जो है बीपीएच हो रखा है। यूरिनरी अर्जेंसी, द एबिलिटी टू डिले यूरिनेशन। यूरिनरी अर्जेंसी का मेनली यहाँ मतलब क्या है कि आपको जो है अचानक से बहुत मतलब बाथरूम लग जाता है, और लेकिन आप क्या हैं कि यूरिन को पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अर्जेंट है लेकिन पास नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि आप जो है यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आपको तुरंत लगा और आप बाथरूम तक भी नहीं जा पा रहे हैं, आपको हो जा रहा है, तो इस तरह की दिक्कत है, वो है अर्जेंसी। और वीक और अनइंटरप्टेड यूरिन स्ट्रीम, यानी कि आपको जो है वो मतलब बाथरूम तो लगा है लेकिन वो रुक रुक कर हो रहा है, या फिर बहुत ही धीरे से वो जो यूरिन है वो आउट हो रहा है। नॉक्च्यूरिया, यानी कि नाइट के टाइम में, सोने के टाइम में क्या होता है कि रात के टाइम में आपको बार बार बाथरूम लगता है। यूरिनरी रिटेंशन, यानी क्या होता है कि आपको जो है अच्छे से पेशाब की थैली जो है वो खाली नहीं हो पाती है, यानी आप बाथरूम तो कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं तो कुछ आपका जो है पूरी तरह से पूरा यूरिन जो है शरीर से बाहर नहीं निकल रहा है, यानी कुछ जो है वो बच जा रहा है आपके जो ब्लैडर है उसमें, ठीक है। ब्लॉक्ड यूरेथ्रा, अगर यूरेथ्रा ब्लॉक कर गया है, ठीक है, ये चांसेज होती हैं कि यूरेथ्रा जो है वो ब्लॉक कर जाए, ठीक है। उसके बाद है यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस, यानी आप छींकते हैं, खांसते हैं, हंसते हैं, बहुत तरह की एक्टिविटी करते हैं, तो आप जो है यूरिनेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर आपको बाथरूम लगा है तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप तुरंत एकदम हो जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये हमारा यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है डायग्नोसिस, यानी कि इसके लिए कौन कौन सी जांचें करवाते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे, यानी कि क्या करते हैं कि रेक्टल एग्जामिनेशन भी करते हैं, ठीक है। यानी कि जो लैट्रिन वाला रास्ता है उसमें उंगली डाल के चेक करते हैं, क्योंकि ब्लैडर वहाँ नज़दीक ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड को चेक किया जाता है। फिर और भी फिजिकल एग्जामिनेशन किए जाते हैं, ठीक है। मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं जिसमें सिस्टोस्कोपी होता है, यानी सिस्टोस्कोप के थ्रू यहाँ पे जो है जांच किया जाता है और देखा जाता है। ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, यानी कि यहाँ पे क्या किया जाता है कि इमेज लिया जाता है अंदर एक मशीन का जो है वो ट्यूब डाल के, ठीक है। तो ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, यानी ये रेक्टल के थ्रू, यानी कि जो लैट्रिन वाला रास्ता होता है उसके थ्रू यहाँ पे एग्जामिन किया जाता है और उसका जो है इमेज लिया जाता है। बायोप्सी भेजा जाता है, यानी कि कुछ स्मॉल जो
पार्ट हैं, जो भी अफेक्टेड हमारा प्रोस्टेट टिश्यू है, उसका थोड़ा सा सैंपल के लिए जो है टिश्यू जो है कट करके लिया जाता है और भेजा जाता है। यूरिन एनालिसिस, यानी यूरिन एनालिसिस में क्या होता है कि यूरिन का कल्चर भेजा जाता है, ठीक है। पर्सनल एंड मेडिकल फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, यानी कि उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या क्या लक्षण आ रहे हैं, क्या क्या दिक्कत हो रही है, कब से हो रहा है ये दिक्कत, आप नशा तो नहीं करते हैं, आप भरपूर मात्रा में पानी तो पीते हैं, और भी आपके घर में किसी को ऐसा तो नहीं हुआ है। इस तरह की जानकारी ली जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होती है मरीज़ की स्थिति को जानने के लिए और मरीज़ की बीमारी को जानने के लिए। आपको ये दिक्कत कब से है, क्या क्या लक्षण आ रहे हैं, आपको पेशाब करने में दिक्कत तो नहीं होता है, क्या दिक्कत होता है, ये सब कुछ पूछना है, ठीक है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ब्लड टेस्ट, एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसमें PSA करवाते हैं, यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। ये सारे कुछ एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू हमें पता लग जाता है कि मरीज़ को BPH हो रखा है या नहीं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि क्या क्या ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट से पहले हम लोगों ने डायग्नोसिस देखा, तो डायग्नोसिस में हम लोग जो है KFT भी करवा सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट भी करवा सकते हैं, क्योंकि अगर ब्लैडर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अच्छे से यूरिन पास नहीं हो रहा, तो उसका लोड किडनी पे भी पड़ेगा, तो किडनी पे भी अफेक्ट पड़ेगा। तो KFT करवा सकते हैं, CBC वगैरह करवा सकते हैं, इन्फेक्शन वगैरह चेक करने के लिए और भी टेस्ट करवा सकते हैं, CRP वगैरह। तो ये सारे कुछ चेकअप हैं जो कि करवाने होंगे, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन, कुछ एक्सरे, CT, जिसकी ज़रूरत पड़े वो एग्जामिनेशन यहाँ पे करवाना पड़ेगा। ट्रीटमेंट में क्या है कि ट्रांसयूरेथ्रल डिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, यानी TURP सर्जरी सबसे बेस्ट माना गया है और बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव है, ठीक है। और यूरोलिफ्ट सर्जरी है, होलेप सर्जरी है, यानी कि एक में इम्प्लांट लगाया जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू कि उसको होल्ड कर दिया जाता है ताकि वो जो पेशाब की नली है वो क्लियर हो सके, ठीक है, यानी उसको अच्छे से ओपन किया जा सके, उस पर कोई प्रेशर ना पड़े। इसीलिए कोई, जैसे कि हम लोग पाइप को फिक्स कर देते हैं ना, कुछ भी वहाँ पे ऐसे सेट करके कुछ लगा के लोहे का, तो उसी तरीके से क्या है कि इसको एक C शेप्ड कहें या फिर कुछ इम्प्लांट होता है मेटल का बना हुआ, उसको वहाँ पे लगा के फिक्स कर दिया जाता है। इससे ये होता है कि यूरेथ्रा का रास्ता क्लियर हो जाता है और यूरिन अच्छे से पास हो सकता है, ठीक है। होलेप सर्जरी में लेज़र सर्जरी किया जाता है, ठीक है। और मेडिकेशन क्या है, तो मेडिकेशन में आपको 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर्स दिए जाते हैं, जिसमें आपका फिनास्टेराइड, ड्यूटास्टेराइड जैसे कुछ मेडिकेशन दिए जाते हैं। अल्फ़ा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं जिसमें डॉक्साजोसिन, एल्फ्यूजोसिन, ये सारे मेडिकेशन दिए जाते हैं। ये जो दोनों मैंने अभी नाम बताए हैं फर्स्ट और सेकंड में, 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर्स और अल्फ़ा ब्लॉकर्स का नाम, ये दोनों को एक साथ भी देते हैं, जैसे कि आपको फिनास्टेराइड और डॉक्साजोसिन, ये दोनों मेडिसिन जो है वो एक ही टैबलेट में मिलेंगे, यानी कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी दिए जाते हैं अच्छे रिजल्ट के। और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस अगर आप लोग कर लें पुरुषों के लिए स्पेशली, तो उनको ये दिक्कत से बहुत जल्दी ही निजात मिल जाएगा और ये दिक्कत का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। तो वो खान पान सही रखें, अल्कोहल, कैफ़ीन जैसी चीज़ों का सेवन ना करें, जो भी नशीली चीज़ें हैं उनसे एकदम दूरी बना कर रखें। बहुत सारी बीमारियों से आप अपना बचाव यूँ ही कर सकते हैं। खान पान में अच्छी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज वगैरह करिए। तो इसी तरह से चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पे बनाए रखिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।